Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes. क्लास 11th के हमारे इस क्लास में आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये टॉपिक है आज का। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्शन के लॉज होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसको। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सबसे पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है ना। दूसरा इसमें लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ इसमें आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा इसमें आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक और आता है जो कि लास्ट है, विच इज गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो आपके सिलेबस में पहले इतने लॉ हुआ करते थे, लेकिन अब जो आपका रिसेंट सिलेबस है सीबीएसई एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, उसमें जो है ये आप जो देख रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये हटा दिया गया है। तो इसको हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आईसीएसई बोर्ड में गिवन है, और आपको बता दें भले आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप कभी कंपटीशन में बैठेंगे लाइक आईआईटी, जेईई एंड नीट क्लासेस, जो ये बड़े बड़े एग्जाम हैं, इनमें से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पर, उसमें इससे भी क्वेश्चन आता है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। मतलब कंपटीशन के सिलेबस में ये टॉपिक गिवन है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक नहीं। खैर, स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सबसे पहले लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में उसके कंप्लीट होने पर जितना मास रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the net mass of reactants is always equals to the net mass of product after completion, after complete the reaction। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया
silver nitrate AgNO3 and NaCl ले लिया, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, ध्यान रखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन ऑफ Ag नाइट्रेट एंड सॉल्यूशन ऑफ NaCl ये लिया हमने। तो जब इनकी रिएक्शन हम कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, उनका मास रिएक्शन कंप्लीट होने पर उनका मास इन रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा, ठीक है ना, इनके इक्वल होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, देख लेते हैं। AgNO3 जब इससे रिएक्ट होगा तो ये Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो Cl माइनस Ag के साथ कंबाइन होकर के बना लेगा AgCl प्लस NO3 Na के साथ कंबाइन होकर के फॉर्म कर लेगा NaNO3, ठीक है ना। ये रिएक्शन हो जाएगी। तो अब इसमें इनका मास हम निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर सबको एक साथ जोड़ देंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि इसमें जो है Ag का मास कितना होता है 108, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 108, प्लस इसका नाइट्रोजन का मास कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 3 कर लेंगे, ऐड करिए इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 212 प्लस ये जाएगा 48, और आगे सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा 052, ये आ गया 250, नहीं उल्टा हो गया है, 250 नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा 260, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से हम जब इसका निकालेंगे तो यहां पर जो मास आएगा इसका वो आएगा 23 प्लस 35.5। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, इनको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 58.5। अब जब आप 58.5 और इसको ऐड कर देंगे, मतलब जो यहां पर आया है 260 एंड 58.5, जब आप इनको जोड़ देंगे 260.0.5 ये आ गया 58, कितना आ जाएगा ये 0.5, ये आ जाएगा 8, 11, 318। तो जब हम इनको जोड़ देंगे आगे तो ये आ जाएगा 318.5, ये आ गया नेट मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसी तरह हम इधर का जो मास है उसे कैलकुलेट कर लें। हम जानते हैं कि Ag का मास कितना होगा, यहाँ पर होगा 108 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, इनको आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 पहले रहेगा, देन 3, 4, यानी ये आ गया 143.5। इसको एक बार और ऐड करके देख लीजिए, 108, 35.5, ये आ गया 0.5, 0.13, 4, 143.5, ठीक है, ये आ गया 143.5। अब इसको ऐड कर लीजिए तो इसका मास आ जाएगा 23 प्लस 14 प्लस 48, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास वो कितना होता है 17 होता है, सॉरी 16 होता है, तो इसका एटॉमिक मास 16 होगा। तो कितने ऑक्सीजन हैं, जितने ऑक्सीजन है उतने ही नंबर से क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक उसी तरह जैसा अभी हमने जो है यहाँ पर किया था 16 × 3, यहाँ भी कर दिया, तो ये आ गया
7 3, ये आ गया 37। 23 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 37 प्लस ये हो गया 48। आगे इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 7 प्लस 8 15, 5 आ गया, 4 प्लस 3 7 8, 85 आ गया। ओके, कितना आ गया? 85 आ गया। ठीक है, तो 37 प्लस 48, 37 प्लस 48 कितना आ जाएगा? 85। अब आप क्या करेंगे कि 85 को 143 में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहां पर हमने कुछ मिसप्रिंटिंग की है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पर हमने कुछ मिसप्रिंटिंग की है। 260 नहीं आएगा, 48 हो गया। 108 में आप 14 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसमें ऐड करिए 108 प्लस 14 122 हो जाएगा। ये मिस्टेक था, 122। अब 122 प्लस 48 कितना हो जाएगा? ये आ गया 170। मतलब जो 122 था उसमें आपको कितना ऐड करना है? कंफर्म कर लेते हैं इसको। जो हमारा 122 है इसमें हम 48 ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और ये 170 आ गया। 170 प्लस 58.5, तो यहाँ आप ऐड कर दीजिए 58.5, यहाँ 0.0 हो जाएगा, 0.5 आ गया, 8, ये आ गया 8, और ये आ गया 12, 112। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया 228.5। फिर से जोड़िए 5, 8, 7 प्लस 5 12 होगा, 112। तो ये आ गया 228, ये आएगा 0.5। अब इसको हम जरा ऐड कर लें, यदि हम इसको ऐड कर दें कितना आएगा? 143.5 प्लस 85.0, ये आ गया 0.5, और ये आ गया 8, ये आ गया 2, और ये आ गया 2। इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यदि इनको आप प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 228.5। तो आप ध्यान रखिए, इस रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जितना मास रिएक्टेंट्स का है, रिएक्शन कंप्लीट होने पर उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी है। तो नेट मास क्या होते हैं? इनके इक्वल होते हैं। तो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो यही कहता है कि मास जो है चेंज नहीं होता रिएक्शन कंप्लीट होने पर। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने पर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का नेट मास है वो रिएक्शन कंप्लीट होने पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके नेट मास के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि
किसी भी कंपाउंड में जो इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स होते हैं या इन्वॉल्विंग एटम्स होते हैं वो बाई मास फिक्स होते हैं। उनका जो रेशियो होता है वो बाई मास क्या होता है, फिक्स होता है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड हैव the components in a fixed ratio by mass। ठीक है, या आगे कह सकते हैं कि each compound have constant element, a constant number of atoms, okay, in a fixed ratio। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो कंपाउंड होता है उसमें एटम्स जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं। वो चाहे किसी भी रिसोर्स से आए, आप किसी भी रिसोर्स से उसको लेकर के आए, हमेशा उसके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सेलेक्ट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो रिसोर्स से जो है यहाँ पर तैयार करेंगे, टू रिसोर्सेज से उसको जो है फॉर्म करेंगे। एक रिसोर्स हमारे पास में है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा दीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, एक दूसरा तरीका, दूसरा जो सोर्स हमारे पास में क्या है CO2 का, या कोई हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिया C2H6, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। दिस इज नोन एज इथेन, दिस इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और ये इथेन है। यदि इथेन का आप कंबस्शन करा देंगे, कंबस्शन का मतलब उसको जला देंगे, जब आप इसको जलाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी। तो यहाँ क्या निकलेगा, CO2 एंड H2O। खैर इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस कर सकते हैं, इसे बैलेंस कर लीजिएगा। हमने यहाँ दो तरीके से क्या किया, CO2 गैस बनाया, ठीक है ना, CO2 गैस को हमने बनाया। और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका मास कितना होता है कार्बन का, ये होता है 12 H2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 32। तो ये हो गया 32, ठीक है ना। तो 12:32, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये किसी एक नंबर से कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप जो है 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। क्या इसको और आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं होंगे या फिर डिवाइड नहीं होंगे। तो CO2 का जो सिंपलेस्ट रेशियो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो कितना है 3:8। मींस कार्बन एंड ऑक्सीजन जब इस रेशियो में कंबाइन होते हैं तो CO2 गैस बनती है। मतलब ये रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, कभी ये चेंज नहीं होता। चाहे इसको आप किसी भी सोर्स से लेकर के आइए, किसी भी रिसोर्स से आप इसको लेकर के आइए। जैसे अगर हम यहाँ पर भी रेशियो फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं 12:32, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है 2 है, इसलिए 16 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। और जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो याद रखिए क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। तो जो रेशियो आप यहाँ देख रहे हैं वही सेम रेशियो यहाँ पर भी है, लेकिन इस CO2 का रिसोर्स ये है और इस CO2 का रिसोर्स ये है। तो CO2 को हमने यहाँ दो रिसोर्स से जो है बनाया, दो रिसोर्स से इसको हमने लिया और दोनों में ही देखा
जो रेशियो था वो क्या था, फिक्स था। तो ये एग्जाम्पल प्रूव करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि किसी भी कंपाउंड को आप कंसीडर कर लीजिए, उसे आप किसी भी रिसोर्स से लेकर के आएंगे, उसके अंदर जो उसके इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स हैं, मीन्स जो उसके अंदर एटम्स हैं, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, कभी भी वो चेंज नहीं होते। यदि आपने यहाँ रेशियो चेंज कर दिया तो ये CO2 नहीं रह जाएगा, हो सकता है दूसरा कंपाउंड बन जाए। तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में उनके एटम्स हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस क्लास में हमने दो लॉ डिस्कस किया। कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से हमने दो लॉ यहाँ पर डिस्कस किया। जो तीसरा लॉ है, एंड तीसरा के अभी 3 लॉज बचे हुए हैं, जिसमें से हमने एक को हटा दिया, CBSE एग्जाम के सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन जो 2 बचे हैं उनको अपने हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। तो इस क्लास में हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। इसके आगे के जो पॉइंट हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जय भारत, जय भारती।